नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। सवाल साख का है। जी हां, दमोह उपचुनाव में दोनों ही सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी जोर आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। अगर आज की बात करें तो कमलनाथ जिस तरीके से रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं वीडी शर्मा एक लंबे वक्त से अपनी टीम के साथ दमोह में जमे हुए हैं। जनता का पूरा ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि दमोह के दंगल में आखिर विजयश्री किसे मिलेगी। स्ट्रेटेजी दमदार यहां पर लगातार दिखाई दे रही है। दोनों ही दल अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन जीत की राह किसकी आसान होने वाली है, इसके लिए इंतजार करना होगा। वहीं बूथ पर फोकस नजर आ रहा है और विपक्ष पर भी नजर बनाए हुए हैं कि कहीं किसी भी सूरत में ये सीट हाथ से ना जाए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पुराने मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में भले जा रही है, लेकिन जनता को याद दिलाएगी कि किस तरीके से बीजेपी ने जनता के मत का अपमान किया है। तो सवाल और जवाब दोनों तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं। सवाल साख का बना हुआ है और इसीलिए दोनों ही पार्टी के दिग्गज जोर आजमाइश करने में जुटे हैं। लेकिन इन पूरी कवायदों पर अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो वो किस तरीके से इसे देखते हैं, उसे भी समझेंगे और सुनेंगे। हमारी अंतिम चरण में हैं, वहां पर सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद होकर एक एक पोलिंग बूथ पर तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, इसकी भी हमारी तैयारी है कि किसी भी तरह से प्रशासनिक मशीनरी के उपयोग, दुरुपयोग या गुंडागर्दी से बूथ कैप्चरिंग ना हो पाए, वहां पर कोई अनियमितता ना हो पाए। हमारी जो है वकीलों की टीम भी निरंतर नजर रख रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाइयां हैं उनके लिए शिकायत और अन्य चीजों का जो है सहारा ले रही है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और दमोह में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी। कांग्रेस ने दमोह विधानसभा के उपचुनाव में पहले ईवीएम का रोना रोया, अब मशीनरी का रोना शुरू कर दिया। और कांग्रेस जब जब मशीन और मशीनरी का रोना शुरू कर दे तो समझो कांग्रेस बुरी तरह से हारने वाली है। जो भी हिसाब लगाना है लगा लें, जो भी तैयारी करना है कर लें। भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के आशीर्वाद से दमोह विधानसभा उपचुनाव भारी अंतर से जीतेगी। जितने वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेंगे, उससे ज्यादा अंतर भारतीय जनता पार्टी की जीत का होगा। ये जनता पर। तो यहां पर आपने सुना कांग्रेस और बीजेपी को जिस तरीके से रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही उनके दावे जो हैं वो जीत से कम कुछ भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दावों में हकीकत और सच्चाई कितनी छुपी है। रुक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दमोह के मिजाज को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दमोह के उपचुनाव को आप लगातार देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब मशीन और मशीनरी पर बात आ गई है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मशीन पे तो ऐसा है, पहले भारतीय जनता पार्टी भी कभी किसी जमाने में मशीन को लेकर इनने ही सबसे पहले आवाज उठाई थी और इनके सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शिकायत करी थी कि ईवीएम बंद की जाए और बैलेट उससे चुनाव कराया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस ही करती है। अब गैर भाजपाई दल पूरे के पूरे ईवीएम पे अगर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को भी उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इसका समर्थन कर रही है। बाकी दीगर सारे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जहां तक बात है दमोह उपचुनाव में, तो दमोह उपचुनाव में दोनों तरफ से अच्छी मजबूत तरीके से मेहनत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, तो ये मानना गलत होगा कि उसको प्रशासनिक सहारा नहीं मिलेगा। प्रशासनिक भी उसको सहारा मिल रहा है। और वैसे भी एक उपचुनाव का एक वो होता है कि अधिकांशतः जनमत जो है सत्ताधारी दल के साथ जोड़ता है, तो ये उसको एडवांटेज मिलेगा।
देखिए, ये जो आपने कहा ये तो लगभग हर उपचुनाव के साथ बात जुड़ी होती है, लेकिन जो कांग्रेस देख रही है कि जिस तरीके से वो बार बार बिकाऊ और टिकाऊ की बात के साथ इस बार भी जनता के बीच जा रही है, उनका ये भी कहना है कि जनमत को यहाँ पर अपमानित किया गया है। इस तरीके की बातों का असर आपको लगता है कि एक अकेली दमोह सीट पर अब जनता के मन पे छाप छोड़ पाएगी कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है नाज़नीन जी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। हालांकि ये ठीक है कि बिकाऊ और टिकाऊ का मामला और इससे पहले जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव ढेर सारे, उसमें भी उठा था और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को ही सफलता मिली थी, कांग्रेस को कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जिस तरीके से दमोह में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एक एक क्षेत्र में छाए हुए हैं, उससे ये तो कहीं ना कहीं से संकेत मिल ही रहा है कि ये यहाँ पर बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा कुछ हद तक। चलिए, और हम थोड़ा और हाल को समझ लेते हैं। मौके पर हमारे सहयोगी हैं संजय सरवरिया, उनसे और समझ लेते हैं अनिल जी, ताकि चर्चा में और विस्तार से हम बात कर पाएंगे। संजय, कैसा दिख रहा है दमोह का जो माहौल है और उपचुनाव को लेकर जो दोनों दलों की तैयारियां क्या कहती हैं? नाज़नीन जी, मैं दमोह की बात उपचुनाव की बात बता दूं कि दमोह में अब तक केवल 15 चुनाव हुए हैं, जिसमें से 7 बार कांग्रेस जीती है। इसके अलावा 6 बार बीजेपी जीती है, 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी यहां से विजयी हुए हैं। दमोह उपचुनाव में लगातार दोनों ही दल अपनी ताकत झोंकने में लगे। अंतिम चरण में महराज की एंट्री हो गई, सिंधिया जी को दमोह में उतारा गया है। आज उनका एक विशाल रोड शो है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी उनके साथ होंगे, वीडी शर्मा से तमाम बड़े बड़े नेता उनके साथ होंगे। लोगों को साधने का प्रयास यहाँ लगातार जारी है। वीडी शर्मा लगातार यहाँ बने हुए हैं, यहाँ से आम जनमानस के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जयंत मलैया को जो टिकट काटा गया है, जिसके चलते काफी नाराजगी कार्यकर्ताओं में इसलिए देखी जा रही क्योंकि जयंत मलैया पिछले 35 वर्षों से यहाँ राज कर रहे थे और तमाम जो विंग के अध्यक्ष हैं उन्हीं के कुनबे से आते हैं। ऐसे में एक बड़ी जो नाराजगी थी उन्हें मनाने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्ट जो है वो पूरे चुनाव में काम कर रहा है। कल ही जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उनके द्वारा मंच से कहा गया कि संजय, ऐसा लग रहा है कि जयंत मलैया की नाराजगी और उनके कार्यकर्ता या उनके जो समर्थक है उनकी नाराजगी की वजह से ही टीम वीडी को इतना लंबा वक्त दमोह में गुजारना पड़ रहा है ताकि समन्वय किया जा सके? भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बड़ी मुश्किल कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी की अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है उससे है। मंच से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा कल स्पष्ट रूप से कहा गया कि कुछ पूतनाएं लगातार पार्टी विरोधी कार्य कर रही हैं, जल्द से जल्द सबक सिखाया जाएगा। राहुल गांधी हार भी जाते हैं तो जो लोग सोचते हैं कि भविष्य की राजनीति वो कर पाएंगे तो उनकी राजनीति को नेस्तनाबूद कर देंगे। इससे पता चल जाता है कि कितनी अंदरूनी कलह मची हुई है। भाई, कांग्रेस के द्वारा तमाम दिग्गजों को दमोह में लाया जा रहा है। आज कमलनाथ का रोड शो अब से चंद मिनटों के बाद प्रारंभ होने वाला है। दमोह पहुंचने वाले हैं, यहाँ अम्बेडकर की प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा और उसके साथ उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत के साथ दमोह में है, लेकिन बीजेपी की जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस से न होकर अंदरूनी ज्यादा नजर आती है। चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। बहुत शुक्रिया संजय अपडेट के लिए। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और योगेश यादव हमारे साथ हैं कांग्रेस से। लेकिन उसके पहले अनिल जी, आपसे ये सवाल है मेरा, आपने सुना अंदरूनी कलह की बात कही है हमारे सहयोगी संजय ने, तो क्या लगता है आपको अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस से मुकाबला तो अपनी जगह है लेकिन बीजेपी अपनों से ही परेशान है इस वक्त? देखिए नाज़नीन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले भूपेंद्र सिंह जी को वहां का प्रभारी बनाया गया, फिर स्थिति गंभीर हुई तो गोपाल भार्गव जी को प्रभार सौंप दिया गया, उसका प्रभारी बना दिया गया। स्थिति और गंभीर हुई तो सिद्धार्थ मलैया को चुनाव प्रभारी बना दिया गया, वहां पे चुनाव की जिम्मेदारी दे दी गई। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष इतने लंबे समय तक वहां की खाद छान रहे हैं, एक एक जगह वहां पे निकल नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी लगातार वहीं पर एसटी मतलब दलित वोटों पे अपना काम कर रहे हैं, लोधा लोधी वोटों पे प्रहलाद पटेल काम कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि वहां सब कुछ अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को उतना खतरा नहीं है वहां पे जितना स्वयं भारतीय जनता पार्टी से है। और मलैया के जो समर्थक हैं, यहाँ तक के सिद्धार्थ मलैया के साथी लोग जो हैं अभी भी वो लगातार इस मामले में लगे हुए हैं। चलिए, इसी बात पे मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, आखिरी दौर में प्रचार पहुंच चुका है, लेकिन जो बातें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो यही है कि अंदरूनी जो कलह है या अंदरूनी जो शिकायतें हैं वो परेशानियां दिख रही है भाजपा के लिए।
चलिए, उमेश जी शायद इस वक्त हमारे साथ नहीं है। योगेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में बन रही हैं तो क्या कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं, या फिर आपकी पार्टी का अंदरूनी कलह इस बार भी आपका रोड़ा बन जाएगा? कांग्रेस में तो किसी भी बात का कोई आंतरिक विरोध नहीं है, सब संगठित होकर समर्पित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय अनिल जी की इस बात से पूर्णतः मैं सहमत हूं। इसमें कोई संशय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है, आंतरिक कलह से ग्रस्त है, और इसी के कारण आज शिवराज सिंह जी ने जिस बात का एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक शासन के प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते उनको इस बात का बिल्कुल भान नहीं है कि दमोह में भी मौतें हो रही हैं, और कोरोना के कारण जिस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश जूझ रहा है, उनको सिर्फ चुनाव दिख रहा है, चुनाव चुनाव चुनाव। और चुनाव के कारण ये बड़ा दुर्भाग्य प्रजातंत्र का कि स्वास्थ्य मंत्री, जिनको भोपाल में बैठकर मॉनिटरिंग करना चाहिए, कि जिनको फील्ड में जाकर होना चाहिए, जहां शमशानों में लाश जलाने की जगह नहीं मिल पा रही है, वो वहां पर बैठे हुए सिर्फ चुनाव उनको नजर आ रहा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घबराई हुई है। और हम तो कहते हैं ये रोड शो का ज्योतिराज सिंधिया जी रोड शो कर रहे हैं या शिवराज सिंह जी कर रहे हैं रोड शो, तो हम तो कहते हैं कि ये शासन के लोग हैं, प्रतिनिधि के लोग हैं। यदि ये कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट करते और हम एक अच्छी आचार संहिता का पालन करते और ये कहते कि भाई हम लोग रोड शो नहीं करेंगे, लेकिन अब हम यदि कमलनाथ जी रोड शो ना करें तो कल ही यही लोग कहते हैं कि कांग्रेस हताश है, कांग्रेस निराश है और कांग्रेस ने मनोबल छोड़ दिया। लेकिन योगेश जी, आप क्या केवल भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए कि वो ऐसा कहेंगे, आप इसलिए रोड शो कर रहे हैं, आप इसलिए शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, या कांग्रेस को भी आम जनता की फिक्र है? बिल्कुल फिक्र है। हम लोगों का कैंपेन डोर टू डोर चल रहा है और कांग्रेस की तरफ से ये नारा दिया गया है कि पहले अपनी जान, उसके बाद मतदान। लेकिन मुझे ये लगता है कि गैर जवाबदार मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी किस मनोभावना का प्रकट कर रहे हैं। चुनाव तो 17 तारीख को निपट जाएगा। चलिए देखिए, अब वोटिंग तो होनी है और परिणाम भी आएंगे, और उसके लिए जो कवायदें आप दोनों ही दलों ने अपनाई हैं उसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बीजेपी में घबराहट है, इसीलिए एक के बाद एक जो दिग्गज हैं वो जमावट कर रहे हैं दमोह में। क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये सीट निकालना मुश्किल है, क्योंकि समर्थक जो हैं जयंत मलैया के वो नाराज नजर आ रहे हैं, कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है? उमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? उमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आसपास वालों को भी सूचना करना पड़ेगी कि सावधानी रखें। चलिए अनिल जी, क्या लगता है आपको? फिक्र तो दिखाई जा रही है जनता की, स्वास्थ्य मंत्री दमोह में बिजी हैं, ये कहना है कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस भी वही कर रही है। उनका ये मानना है कि अगर नहीं करेंगे तो पहले से ही हताश बता दिए जाएंगे, हार रहे हैं, ऐसी बातें सामने आ जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की तो जो अपनी खुद की स्पीड है वो उस स्पीड में लगी हुई है, जो उसका संसाधन है वो पहले से ही उसने झोंक दिया है। इस समय कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है नाज़रीन मैडम। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यहाँ बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई है। एक तो घिरी इसलिए हुई है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड है, वहाँ पलायन मजदूरों का हो रहा है, कोविड को लेकर सरकार सक्रिय है नहीं, पूरे देश में कोरोना बम फूट रहा है, लेकिन दमोह जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिस दिन यहाँ पे चुनाव संपन्न हो जाएगा, आप देखना कितनी दुर्गति होगी वहाँ पे क्षेत्रों की, और ये भाजपा और कांग्रेस वाले सब के सब खड़े रह जाएंगे, न जाने कितने लोग कोरोना पीड़ित हो जाएंगे। तो चलिए, उमेश जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लौटूंगी आपके पास अनिल जी। उमेश जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, सीधा सवाल ये है कि दमोह की राह जो है वो क्या वाकई भाजपा के लिए मुश्किल बनी हुई है? हेलो, आवाज मिल रही है उमेश जी? हेलो योगेश जी, एक और सवाल है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को डर सता रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ अधिकारी प्रचार करते हुए पकड़े भी गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और हम लोगों ने चुनाव आयोग को इस संदर्भ में सूचित भी किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वो रहा है, ये पटवारी से लेकर तहसीलदार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अभी हम ये बात कहेंगे तो लोग कहेंगे चुनाव हार रहे हैं। चुनाव तो हम इसलिए जीत रहे हैं कि पहली बात, ये धोखे का चुनाव है। राहुल लोधी ने मतदाताओं के साथ धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विद्वेष है।
तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां सत्तारूढ़ होने के बाद भी, उनके प्रतिनिधि लगातार कायम होने के बाद भी उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन तीसरी बार किया गया है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस की अपनी रचनात्मकता है। दमोह के मामले में हम लोगों ने एक पूरा का पूरा वहां पर प्रोजेक्ट दिया था, कमल मानी मुख्यमंत्री जी ने वहां पर पहुंचने के बाद, और सौगातें दी थी, लेकिन हमारी सरकार गिर जाने के कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे। आज भी हम संकल्पित हैं कि जो बातें हमने मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने देखिए, कांग्रेस काफी तैयारी कर रही है। आप पोलिंग बूथ हो, ईवीएम पर नजर रखने के लिए आप अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं, आप शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में भी अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर जैसा कि आपको डर सता रहा है, तो फिर उसके लिए क्या तैयारी आपकी? देखिए, हम तो प्रजातंत्र का जो ये काला चेहरा सामने आ रहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना से बचो और दूसरी तरफ कह रहे हैं घर से बाहर निकलो, तो ये जो दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, तो वहां का एक बुद्धिजीवी मतदाता इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ प्रतिनिधियों को कोई इस बात की चिंता नहीं कि हमारी मौत हो जाए या ना हो जाए। वो इस बात का इंगित है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी की एक सभा थी, 1000 कुर्सियां जमाई गई, वहां पर आप बमुश्किल 15 लोग भी उपस्थित नहीं हो पाए, तो ये इस बात का भी संकेत है कि लोग इनका बहिष्कार करने लगे। लोग बहिष्कार कर रहे हैं उमेश जी, लेकिन आप तैयार हैं दमोह जीतने के लिए, ये दावा बीजेपी की तरफ से? मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया पूरी डिबेट को, क्योंकि मैं आवाज नहीं सुन पा रहा था। पर कोई बात नहीं, मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। सीधी सी बात है, कांग्रेस ये कह रही है कि घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए एक के बाद एक दिग्गज वहां पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश की चिंता नहीं कर रहे, दमोह की चिंता कर रहे हैं। जवाब दीजिए। जी धन्यवाद। मैंने योगेश जी के अंतिम पंक्तियों को भी सुना था कि ये प्रजातंत्र का काला चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कालिक अगर आपको हमारे चेहरे पर दिखाई दे रही है, तो आपके भी चेहरे उसी कालिक से पुते दिखाई देंगे। कांग्रेस को आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर देना था। अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गैर जिम्मेदाराना आचरण कर रही है और चुनाव में हिस्सेदारी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 4 कदम आगे बढ़कर कमलनाथ जी को कहना था कि कोरोना काल के चलते हुए हम प्रचार में नहीं उतरेंगे और एक आदर्श उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे और जनता का आशीर्वाद घर बैठकर प्राप्त करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक उंगली हमारी तरफ उठाएंगे और उन 4 उंगलियों को नजरअंदाज कर देंगे जो आपकी तरफ मुड़ रही है। मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस समय चुनाव का निर्धारण करा था, तिथियों की घोषणा करी थी, उस समय इतनी स्थिति भयावह नहीं थी। अब चूंकि चुनाव घोषित हो गए, संवैधानिक बाध्यता है कि चलते चुनाव की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, बाधित नहीं करा जा सकता है। और जहां तक बड़े नेताओं का मैदान में उतरने का प्रश्न है, लोकतंत्र का बड़ा युद्ध है। स्वाभाविक रूप से हर एक राजनीतिक दल अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है, जैसे कांग्रेस पार्टी के मित्रगण कर रहे हैं, उनके बड़े नेता जा रहे हैं, हमारे भी वैसे ही बड़े नेता जा रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री का जहां तक योगेश भाई ने प्रश्न उठाया, स्वास्थ्य मंत्री अपना काम भी बखूबी और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं और संगठन की तरफ से जो दिशा निर्देश उनको प्राप्त हुए हैं उसका पालन भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दमोह को मिसाल मानकर हम पूरे प्रदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दमोह एक अपवाद है, उस अपवाद की हमारी अपनी सबकी व्यवस्था है। कांग्रेस चलिए ठीक है, उसका जवाब मैंने पहले लिया था। यहाँ पर योगेश जी का कहना यह है कि अगर वो प्रचार प्रसार नहीं करते तो आप पहले ही कहने लगते हैं कि कांग्रेस को डर है, हार का डर है, लेकिन कांग्रेस मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मशीनरी के दुरुपयोग का आदेश जो हम पर आरोप लगा रही कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई भी ऐसी इकाई जिसका अपना संवैधानिक उत्तरदायित्व सरकार से पृथक होता है, उस सबको भी वो सरकार से जोड़कर और संलग्न करके उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में जो है वो 1975 में भी विश्वास नहीं था और जो लोकतांत्रिक इकाइयां हैं या संवैधानिक इकाइयां ऐसी है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है। जवाब ले लेती हूँ। योगेश यादव जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को यकीन नहीं है? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि ईवीएम मशीन किन लोगों के घर से बरामद हो रही है, इसका उदाहरण आपने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के घर से ईवीएम आती है और शासन का पूरी तरीके से दोहन करते हैं ये लोग, प्रशासनिक अधिकारियों का। मुझे तो इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है और शंका भी उत्पन्न होती कि चुनाव आयोग भी क्या भारतीय जनता पार्टी के अधीन चला गया? चुनाव आयोग एक भी अपनी नैतिकता ये प्रकट करते हुए ये नहीं कह रहा कि कोरोना से बचकर आप मतदान कीजिए। साहब, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं वहां पर, और पोस्टर में क्या लिखा हुआ है कि मतदान करें, खुलकर मतदान करें। तो ये कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग भी इनके दबाव में ये बात स्पष्ट हो जाती है
और एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जो लेकिन योगेश जी, मतदान करने के लिए तो जनता को अब पहुंचना पड़ेगा ना बूथ पर। अब कैसे कहा जाए कि मतदान के लिए ना निकले? अब जब वोटिंग होनी ही है, चुनाव प्रचार हो ही रहा है, आप भी उतर रहे हैं मैदान में, आप भी अपील कर रहे हैं, अगर नहीं पहुंचा वोटर बूथ तक तो कैसे मानेंगे कि वो किसको वोट करेगा? अगर वो आपके लिए भी निकलना चाहता होगा तो क्या वो घरों से ना निकले? कैसे मतदान करेगा मतदाता? नाजनीन जी, चुनाव में वोटिंग करना एक भारत के नागरिक का, मतदाता का कर्तव्य है और एक पूजा की मानंद होता है, लेकिन उसका एक सिस्टम्स होते हैं, उसके एक नाम्स होते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहीं अपनी जवाबदेही नहीं दिखाई एक बार भी कि आप इस तरीके से मतदान करें या इतना डिस्टेंस का पालन करें या डोर टू डोर में कहीं चुनाव आयोग की तरफ से कोई अंकुश नहीं किया जा रहा है क्या? चलिए, हम मध्य प्रदेश सरकार को संवेदनशील सरकार मानते हैं, मुख्यमंत्री जी को चुनाव के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन कहीं से कहीं इसको संज्ञान में निर्वाचन आयोग को तो लिया जाना चाहिए। दूसरी बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कितनी ड्यूटी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी प्रभुराम जी चौधरी, जिनके लापता के पोस्टर लग रहे हैं। जिस जगह पर कोरोना से पीड़ित लोगों की मौतें हो रही है वहां पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं, क्या उन्होंने अभी तक कार्य किया है, क्या अपडेट है, कुछ पता नहीं है। चलिए ठीक है, लौटूंगी। हमारे साथ अनिल जी बने हुए हैं। अनिल जी, 17 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन उसके पहले अगर हम कांग्रेस की बातों को सुने और समझें तो अलग अलग बातें हैं। चुनाव आयोग को भी कटघरे में किया जा रहा है, सरकार से भी सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री काम नहीं कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हो रहा है। इन सारे पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो कांग्रेस आपको कितनी मजबूत लग रही है, या फिर इन सारे पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स आपको वाजिब लग रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है नाजरीन मैडम कि कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे क्योंकि दोनों ही प्रमुख दल हैं जी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा पिछले 1 महीने से कोरोना को लेके, आज स्थिति ये है कि शमशान घाटों में लाइन लगी हुई है, लोगों को जलाने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं हो रही, लकड़ियां उनकी नहीं है, लाइन से जल रहे हैं लोग, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, उनको बेड नहीं मिल रहा है। ये इतनी भयावह स्थिति है, वो एक दिन भी कहीं नहीं रहे, दमों के दमों में रहते। जनता ने उनको इसलिए चिता के भेजा था, स्वास्थ्य मंत्री बनाया था कि तुम केवल, तुम्हारे पास दमों की जिम्मेदारी है। इससे पहले किसी भी स्वास्थ्य मंत्री ने इतना गैर जिम्मेदाराना। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी। योगेश जी, आप बार बार चिंता जता रहे हैं कोरोना को लेकर, आप स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार से स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछती हुई क्या दमों में भी नजर आएगी? क्या ये मुद्दा भी आप हाईलाइट करेंगे या उसमें कामयाब हो पाएंगे? योगेश जी नहीं है, वो दमों के प्रति क्या जवाबदारी निभाएंगे? और ये मैं अनिल जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि 16-17 तारीख को वोटिंग के बाद आप दमों की स्थिति देखिएगा, दमों के क्या हालत होने वाले हैं। और प्रशासन पर भी ये आरोप है कि प्रशासन वहां वास्तविक स्थिति को दबा रहा है, चुनाव के कारण वहां भयावह स्थिति निर्मित होती जा रही है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि ये प्रजातंत्र का भयानक संकेत है और प्रजातांत्रिक प्रणाली का कि इतना असंवेदनशील। और अब आप देखिएगा 17 के बाद कैसे विस्फोट होते हैं और कैसा वो होता है संभालने। लेकिन योगेश जी, बात और चर्चा की शुरुआत में उमेश जी ने भी कहा कि आप फिर ऐसी नजीर पेश कर देते, कांग्रेस ऐसी नजीर पेश कर देती, आप नहीं उतरते चुनावी प्रचार में। जनता की अगर फिक्र थी तो आप वोट अपील करने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुन लेते। देखिए, हमने इस बात का पालन किया है, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मानवता के आधार पर अपना दौरा निरस्त किया है। हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर पर जा रहे हैं, 2 गज दूरी का भी पालन किया जा रहा है और हमारे चुनाव प्रचार में हमने बड़ी आम सभाओं से बचा है। अब चूंकि ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से पहुंच रहे हैं कमलनाथ जी, आज के लिए क्या कहेंगे? शिवराज सिंह जी अपने सारे दौरे निरस्त कर दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया निरस्त कर दें, हम कमलनाथ जी से निवेदन करेंगे आप पहल कीजिए ना, आप तो सरकार है। देखिए, सिंधिया जी ने तो दौरा निरस्त कर दिया है, जिस तरीके से आप दिग्विजय जी की बात कर रहे हैं, सिंधिया जी ने भी दौरा निरस्त कर दिया, लेकिन क्या आप देखा देखी पर यकीन कर रहे हैं योगेश जी कि अगर बीजेपी करेगी तो कांग्रेस भी कर देगी? देखिए, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस को हताश और निराश कहने का जो ये लोग प्रयत्न करते हैं कि कांग्रेस, यानी आप बीजेपी के इस पॉइंट से बचना चाहते हैं, आप बीजेपी की नजर में नहीं चाहते कि वो आपको हताश कह सके, आप जनता की फिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। उमेश जी क्या कहेंगे? जनता ने तो तय कर दिया। उमेश जी,
मुझे लग रहा है नाज़नीन जी, दोनों राजनीतिक दलों की कठिनाई ये है कि दोनों राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार करना है। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक और साफ गोई को के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहता हूँ, योगेश भाई को भी करना चाहिए। दोनों ही राजनीतिक दल उस दमोह की प्रतिष्ठापूर्ण सीट को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमको ये भी आत्मस्वीकृति करना पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो कोविड के मान्य नियम होते हैं उनका उल्लंघन भी हो रहा है और दोनों ही दलों के स्तर पर हो रहा है। और इस समय मुझे लग रहा है कि कोई और वैकल्पिक मार्ग जो उपयोग किया जाना चाहिए था उस उपयोग की तरफ दोनों ही पार्टी के दलों का ध्यान नहीं गया। हाँ। पर इस समय तो जो योगेश भाई ने आशंका व्यक्त करी है कि दमोह में बहुत बड़ा विस्फोट होगा, तो मैं तो बड़ा सकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति हूँ। मैं तो प्रभु परमेश्वर से निवेदन ही कर सकता हूँ कि परमेश्वर ऐसी कोई आसन्न स्थिति का निर्माण नहीं हो कि भयावह स्थिति का निर्माण हो। दमोह का जो हमारा मतदाता है, दमोह का नागरिक है, वो ईश्वर उसके ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए आपने रखे। परिस्थितियों को साफगोई से स्वीकार किया, ये भी जरूरी है और अच्छी बात है, लेकिन ना हो ऐसा ये सभी कामना करेंगे। लेकिन फिलहाल अनिल जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया मेरी, सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दमोह जीत लिया जाए, लेकिन बाद की परिस्थितियों पर गौर नहीं किया जा रहा। ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की बनेगी और सवाल भी उठेंगे। नहीं, ये सही कह रही है नाज़नीन मैडम, आपके सरकार की जिम्मेदारी बनेगी और कोई भी ऊंच नीच होती है, कोई भी अनहोनी होती है तो इसका ठीकरा सरकार के सर ही उठता है। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही दल अपनी ताकत दिखा रहे हैं इस कोरोना संक्रमण के चलते, तो निश्चित ही दोनों बराबरी के जिम्मेदार है वहाँ पर। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों बराबरी के जिम्मेदार होंगे। जीत और हार जिसके भी खाते में जाएगी, लेकिन आने वाली परिस्थितियों के लिए दोनों ही पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दोनों ही अपनी साख की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो दमोह के दंगल में साख का सवाल बना हुआ है, लेकिन देखना होगा कि जनता किस पर आशीर्वाद बरसाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।